नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमालय एजू हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हमारी जीके जीएस वाले एमसीक्यू की जो क्लासेज हैं वो चल रही थी, और वो जो अपनी एमसीक्यू की क्लासेज चल रही थी उनमें अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक कर लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस अपन आगे भी करेंगे। अभी हमारी जो है क्लासेज चल रही हैं इनमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आता हूं आपके लिए जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लासेज में डिस्कस किए हैं, जो हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किए हैं। देखो, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो जो नए विद्यार्थी आते हैं, जो न्यू स्टूडेंट आते हैं, एक तो न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं, उनको भी उन क्वेश्चन से रूबरू होने का मौका मिल जाए, और साथ में जो पुराने बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, जिन्होंने पहले भी ये क्लासेस ली हैं, उन बच्चों के सारी की सारी चीजें क्या हो जाएं भाई, रिवाइज हो जाएं, और उन बच्चों को सारी चीजें अच्छे से याद भी हो जाएं। धीरे धीरे करते हुए हम ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए प्रस्तुत करेंगे आपके सामने जिन क्वेश्चंस में एक साथ चार चार पांच पांच कॉन्सेप्ट भी होंगे। मतलब आपकी सीयूईटी यूजी की जो एग्जाम होगी उसके लिए आपको हम महारथी बना देंगे, अगर आप रेगुलर जुड़े रहते हैं हिमालय एजू हब के यूट्यूब चैनल के साथ में। चलिए, तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ इस क्लास में हैं, सारे के सारे विद्यार्थी प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि ये आपका परम धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। आपसे किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा रही मेरे बच्चों, सिर्फ आप क्लास को लाइक करेंगे। जब क्लास खत्म हो जाए कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप ये जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। साथ में आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में क्लास को जरूर शेयर करें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे अभी अपन। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, व्हेन डिड डांडी साल्ट मार्च सत्याग्रह बिगिन। डांडी साल्ट मार्च वाला अपन ने किया था, जो कब बिगिन हुआ था भाई, 12 मार्च 1930 को हुआ था शुरू। चलिए, तो अपन अब अगला क्वेश्चन करते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। भाई, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। मैं इस साइड लिखूंगा सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा किसकी दृष्टि से बेटा, एरिया वाइज। सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा होगा, और सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज कौन सा होगा। और बेटा सबसे बड़ा पॉपुलेशन, जिन बच्चों ने पहले भी क्लासेस ली हैं भाई, उन सभी बच्चों को पता है एरिया वाइज कौन सा है और पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, तो वो भी सारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा भाई, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। कौन सा होगा बेटा, इसका राइट आंसर गोवा होगा। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो कौन सा होगा मेरे बच्चों, राजस्थान होगा। कौन सा होगा, राजस्थान होगा। अगर आपको पॉपुलेशन वाइज पूछ लें कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा होगा, तब कौन सा होगा मेरे बच्चों, उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से याद कर लेंगे भाई, कौन सा होगा मेरे बच्चों, उत्तर प्रदेश होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा बच्चों, गोवा होगा। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो भाई। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। थार डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ, लद्दाख, गोबी। फटाफट से बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे तुरंत आंसर करेंगे भाई, तुरंत सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे भाई, कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है, फटाफट से बताएंगे। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का कौन सा है, सभी बच्चे बताओ। सभी बच्चे बताएंगे भाई। बताओ देखें, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। बता दिया सभी ने। चलो अब मैं बताऊं, थार सही है बेटा, थार सही है। चलो थार इसका आंसर सही है। अगर आपसे कोई पूछे कच्छ का रण कहां पे है, तो कच्छ का रण कहां पे है मेरे बच्चों, गुजरात में है। कच्छ का रण कहां पे है, गुजरात में है। चलो अगर आपसे पूछे भाई ये गोभी क्या है, तो बेटा इस सब्जी का नाम नहीं है, ये एक डेजर्ट है, गोभी डेजर्ट है। ठीक है, ध्यान में रखना, गोभी डेजर्ट। अच्छा, सभी बच्चों को मैंने पहले बताया हुआ है, जो बच्चे क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, जो बच्चे पहले से भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि गोभी मरुस्थल जो है, गोभी डेजर्ट जो है, यह कहां पे स्थित है। तो सभी बच्चे बता देंगे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में, जिन बच्चों को पहले बताया है, और जिन बच्चों को नहीं पता वो सभी बच्चे भाई ध्यान में रखेंगे आगे से। गोभी डेजर्ट,
गोबी डेजर्ट कहां पे स्थित है बेटा? नॉर्थ चाइना। कहां पे है गोबी डेजर्ट? नॉर्थ चाइना एंड साउथ मंगोलिया। नॉर्थ चाइना एंड साउथ मंगोलिया, ठीक है ना। उत्तरी चाइना, उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में। कहां पे है मेरे बच्चों? उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में। तो सभी बच्चे याद रखेंगे अच्छे से। चलो, तो गोबी मरुस्थल कहां पे है भाई? उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया के अंदर, सभी याद रखना, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेट डज द हिमालयन माउंटेन रेंज पास थ्रू इन इंडिया? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर दो। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन है 5, 7, 9 और 11। हाउ मेनी स्टेट डज द हिमालयन माउंटेन रेंज पास थ्रू इन इंडिया? कितने राज्यों से होकर गुजरती है भाई? कितने राज्यों से होकर हिमालय पर्वत श्रृंखला गुजरती है? सभी बच्चे बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर। कितने राज्यों से गुजरती है बच्चों? फटाफट बताओ, ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में क्या क्या है भाई? 5, 7, 9 और 11। थोड़ा सा भाई ऑप्शन को अपन चेंज करेंगे। यहां 15 लिखेंगे, यहां 13 लिखेंगे, यहां पे 14 लिखेंगे। चलो ऑप्शंस को चेंज करो। यहां 15 लिखेंगे और यहां पे ऑप्शन नंबर बी में 13 लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में अपन 14 लिखेंगे और ऑप्शन नंबर डी में अपन, अच्छा ऑप्शन नंबर डी में तो है ही 11। चलो ठीक है। चलो अब बताओ, देखें इसका आंसर। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्य और कितने इसमें यूटी आते हैं बेटा? कितने राज्य और कितने यूटी आते हैं? यूनियन टेरिटरीज आती हैं, है ना, राज्य प्लस यूटी। बताओ देखें फटाफट से मुझे इसका, सभी बच्चे राइट आंसर बता देंगे। बताओ देखें सभी बच्चे राइट आंसर बताओ कितने होंगे बेटा? 15, 13, 14 या 11? जिन बच्चों ने 13 किया है उनका आंसर भाई सही है। जिन्होंने 13 किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 13 राज्यों से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताओ, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, लक्षद्वीप है या फिर अंडमान है? बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर भाई। इनमें से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इनमें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताओ बेटा, इनमें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? फिर मैं आपको बताऊंगा भाई भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का, आप दक्षिणी बताओगे, मैं साथ में आपको बताऊंगा सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है ये मैं आपको बताऊंगा। चलो आप मुझे ये बताओ, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई कन्याकुमारी, गलत है मेरे बच्चों। जो आंसर कर रहे हैं अंडमान, गलत है मेरे बच्चों। लेकिन जो बच्चे आंसर कर रहे हैं लक्षद्वीप, उनका भी गलत है बच्चों। जो बच्चे आंसर करेंगे इंदिरा पॉइंट, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहेंगे भाई, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना ही करना है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई? नदन मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का? भारत का नदन मोस्ट पॉइंट कौन सा है? भारत का नदन मोस्ट पॉइंट कौन सा है मेरे बच्चों? बताओ, भारत का नदन मोस्ट पॉइंट कौन सा है? नदन मोस्ट पॉइंट कौन सा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कौन सा है बेटा? इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा को क्या करो बेटा? कॉल करो। इंदिरा कोल सबसे उत्तरी कौन सा है? इंदिरा कोल। तो सभी बच्चे याद रखेंगे इंदिरा कोल सबसे नदन मोस्ट पॉइंट है। और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? भारत में फिलहाल वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताओ, भारत में वर्तमान में बेटा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? बताओ कितनी भारत में वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे।
बताओ कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, और आंसर करने के साथ साथ में आप ये भी जरूर बताओगे जिन बच्चों को पता हो जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। कोई बच्चा कह रहा है 7, तो उन 7 के नाम लिखो कमेंट सेक्शन में। कोई 8 कह रहा है 8 के नाम लिखो, कोई 9 कह रहा है 9 के लिखो, कोई 10 कह रहा है तो 10 के लिखो। देखते हैं किस किस को सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज जो उनका नाम पता है। फटाफट से बताओ भाई कितनी है, फटाफट से बताओ कितनी यूनियन टेरिटरीज है भाई। 8 है। चलो राइट आंसर क्या हो गया भाई, 8। तो केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान में कितने हैं भाई, 8 है। आगे देखें, वेयर डज द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट, गोदावरी नदी जो है यह कहां से निकलती है। बताओ बेटा, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, या फिर मानसरोवर से निकलती है। बताओ गोदावरी नदी कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, या फिर मानसरोवर से। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लॉजिक पता होगा तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको पता हो गोदावरी नदी कहां पे बहती है भाई, साउथ में बहती है गोदावरी नदी, आप कहें साउथ से थोड़ा सा ऊपर बहती है सर, तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर अपन देखें गंगोत्री, यमुनोत्री और मानसरोवर ये कहां है भाई, ये कहां है, भारत में नदन पार्ट में है, इंडिया के नदन पार्ट में है भाई गंगोत्री, यमुनोत्री और मानसरोवर। तो गोदावरी नदी कहां से निकलेगी मेरे बच्चों, त्र्यंबकेश्वर से निकलेगी। कौन कौन कर रहा है त्र्यंबकेश्वर आंसर, देखता हूं कौन कौन सा बच्चा ऑप्शन है ए चूज करता है भाई इस क्वेश्चन का। कौन कौन से बालक इसका ऑप्शन नंबर ए चूज करते हैं, फटाफट से बताओ कौन कौन से बालक इसका ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे हैं। देखो कमेंट जब भी आप करो किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो प्लीज आप ऐसे लिखें, जैसे 26 का क्वेश्चन है इसमें आप ए चूज कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखें 26 ए। आप सीधा ए नहीं लिखें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन चेक करूंगा कौन कौन से बच्चों ने कमेंट किए हैं, तो आप डायरेक्ट ए लिखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर ए किया है। तो इसलिए प्लीज आप पूरी क्वेश्चन की संख्या के साथ लिखें। आप इतना लिख दें 26 में जैसे ए आ गया, 27 में जैसे बी आ गया, 28 में जैसे सी आ गया, 29 में जैसे डी आ गया, और 30 में जैसे वापस ए आ गया, 31 में जैसे बी आ गया। तो वैसे आप अलग अलग कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग कमेंट करें भाई हर एक क्वेश्चन के लिए, और सभी बच्चे इस तरह से कमेंट करेंगे, इसी फॉर्मेट में कमेंट करें। तो 26 का राइट आंसर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो 26 का राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर ए जो है 26 का राइट आंसर हो गया। चलो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन सा है। मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कांडला पोर्ट, या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, मुझे इसका आंसर करेंगे भाई। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कौन सा है भाई, फटाफट से बताओगे। सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं भाई, फटाफट से बताओ, फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बताओ। मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कांडला पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बिल्कुल भाई, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है सभी का उत्तर सही है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में ये और बताओ भाई, ये जो जेएलएन पोर्ट है अपना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, यह कौन से राज्य में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है यह कौन से राज्य में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन से राज्य में है, बताओ कौन से राज्य में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कौन से राज्य में है मेरे बच्चों, कौन से स्टेट में है। कौन से स्टेट में बेटा, महाराष्ट्र में। कहां पे है, महाराष्ट्र में। कहां पे है बेटा, महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र में भी बातचीत करें तो नवी मुंबई में, नवी मुंबई जो है उसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका स्थित है, जो कि भारत का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है। मैं आगे से हट जाता हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया। जैसे आप आंसर करेंगे 28 में ए तो ऐसे लिखेंगे, जैसे आपको बी आंसर करना है तो आप ऐसे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको सी आंसर करना है तो आप ऐसे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। सॉरी 28 क्वेश्चन था, 28 में जैसे सी आंसर करना है ऐसे लिख दो, जैसे 28 में आपको डी आंसर करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है या कुछ और तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 28 डॉट रॉन्ग क्वेश्चन, है ना, रॉन्ग क्वेश्चन या फिर रॉन्ग ऑप्शन, तो अपन चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं है ना, कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं है। वैसे कोई मिस्टेक अगर क्वेश्चन में होती है तो मैं देख के मैं खुद ही बता दूंगा, तो आप तो भाई इसी पे फोकस करें कि आप अपने ऑप्शंस को इस तरीके से लिखें। फटाफट से बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल इन
इंडिया, फटाफट बताओगे बेटा कौन सा है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कौन कौन से ऑप्शन है बेटा अपने, जोगफाल, कुच्चिकल फॉल, दूधसागर फॉल और नोहकलिकाई। कौन सा है भाई, नोहकलिकाई जलप्रपात। फटाफट से मुझे इसका आंसर देंगे भाई, फटाफट से मुझे इसका आंसर देंगे। कौन सा है बताओ बच्चे, कौन सा किया है भाई आपने, जोगफॉल किया है तो गलत है बेटा, जोगफॉल किया है तो गलत है। सही आंसर कौन सा होगा भाई, कुच्चिकल जलप्रपात। कौन सा होगा, कुच्चिकल जलप्रपात। कौन से राज्य में है बेटा आपसे अगर पूछ लिया जाए तो, कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है भाई। कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। और अगर आपसे पूछ लें कभी जो आपका कुच्चिकल जलप्रपात है भाई, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट कितनी बतानी है मेरे बच्चों, कितनी है, 455। कितनी है भाई हाइट, 455 मीटर। 455 मीटर हाइट कितनी है भाई, 455 मीटर इसकी क्या है मेरे बच्चों, ऊंचाई है। तो सभी याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ रहे कि कुच्चिकल फॉल्स की ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर। कौन से राज्य में है, कर्नाटका में है। भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो कुच्चिकल फॉल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों, चलो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। भाई भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, बहुत ही कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, बताओ कौन सा है। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, द्रास, शिमला, मनाली या फिर श्रीनगर। बताओ बेटा कौन सा इनमें से। इसका तो आंसर सभी बच्चे आसानी से बता सकते हैं, बताओ यार सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताओ, देखें इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बताओ सभी बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस, कौन सा होगा बेटा, द्रास होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है बेटा, द्रास है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, द्रास है ना। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लार्जेस्ट आइलैंड, सॉरी लार्जेस्ट आइलैंड इन पानी की व्यवस्था नहीं, पानी नहीं दिखा यार, चलो पानी मंगवाते हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन देखो अपने, देखो ये जो लार्जेस्ट वाले क्वेश्चन है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। लार्जेस्ट वाले क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट वाले क्वेश्चन, डीपेस्ट वाले क्वेश्चन, हाईएस्ट वाले क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है भाई, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे डीपेस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे चौड़ा कौन सा है, सबसे पतला कौन सा है। तो इस तरह के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये काउंट होते हैं आपके स्टैटिक जीके में। किसमें काउंट होते हैं, स्टैटिक जीके में। इसी तरह पहला प्रधानमंत्री कौन है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, सबसे पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी किसमें आते हैं, आपकी स्टैटिक जीके में आते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है स्टैटिक जीके वाला, जिससे बच्चे का है कि बहुत ज्यादा घबराते भी हैं, और बच्चे जब इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते कई बार शर्मा भी जाते हैं कि यार कैसे क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है। सो प्लीज आप मेरी बात का विशेष ध्यान देंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलेंगे कम से कम लगभग 5 के आसपास, 5-7 क्वेश्चन मिनिमम आपको स्टैटिक जीके के मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है ना, वो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो बच्चे क्या करते हैं, स्किप करते हैं उसको, वैसे सोच के कि यार हमें तो सब आता है, हमें तो सब आता है, छोटी चीजें हैं, किसको नहीं पता भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन मेरे बच्चों आजकल क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं, ऐसे नहीं पूछते आपसे। इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप भाई एक क्वेश्चन भी उन बच्चों से अधिक सही करते हैं तो +5 मार्क्स होंगे आपके, सोचो +5 मार्क्स, आप उनसे कितना आगे चले जाओगे यार। सो प्लीज आप इन क्वेश्चंस में अच्छे से ध्यान लगाएं, इनको अच्छे से करें। तो लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया कौन सा है, अंडमान। कौन सा है मेरे बच्चों, अंडमान है। कौन सा है, अंडमान। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आ गया क्वेश्चन अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछा है हमें, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता है, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे भाई, राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे,
है ना। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अपन ने कुछ ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस किए थे, अभी अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे पॉलिटी से संबंधित, है ना। इजी इजी क्वेश्चन, स्टैटिक वाले। आगे जैसे जैसे अपनी क्लास आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्वेश्चंस का जो लेवल है डेफिनेटली आप देखेंगे इंक्रीज होगा। उसमें अपन मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी करेंगे अपन, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। जो मेरी हिस्ट्री डोमेन वाली क्लास होती है उनमें मैंने बच्चों के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस लाना स्टार्ट कर दिया है। जो क्लास मेरी होती है सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, है ना, सुबह 10 से 11 बजे तक जो मेरी क्लास होती है उसमें मैंने बच्चों को पहले इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए थे। वो सारे के सारे बच्चे जब मेंटली प्रिपेयर हो गए, जब वो रेगुलर क्लास में आने लगे, जब उनकी रेगुलरिटी बन गई, अब मैं उनके लिए क्वेश्चंस लेके आता हूं अच्छे अच्छे, जैसे इनकरेक्ट। ऐसी बात नहीं है कि पहले जो मैं उनको क्वेश्चन कराता था वो बुरे बुरे क्वेश्चंस है, नहीं, वो बुरे क्वेश्चंस नहीं है, वो क्वेश्चंस आपकी नींव मजबूत करते हैं। छोटे क्वेश्चन जो है आपकी नींव मजबूत करते हैं, कि इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो उन बच्चों को भी सबको पता है जो मेरे साथ 10 से 11 बजे वाली क्लास में रहते हैं, उन्हें सभी बच्चों को ये पता है अच्छे से कि सर जो क्वेश्चंस बड़े वाले करवा रहे हैं, हमें स्टेटमेंट वाले करवा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। क्योंकि उनको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाता था मैं पहले, अब वो छोटे छोटे क्वेश्चन ही बड़े बड़े बन जाते हैं, अब उनको तकलीफ ही नहीं होती, वो बड़े क्वेश्चंस आराम से सोल्व कर लेते हैं। सो प्लीज आप भी अपनी आदत में इन चीजों को लेके आए। और जो अपनी ये 12 से 1 बजे वाली क्लास होती है जिसमें जीके अपन पढ़ते हैं, इस क्लास में भी मैं जल्दी ही आपके लिए बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, बड़े ही शानदार वाले क्वेश्चन। आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया, जबरदस्त। और वो क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? अपने पेपर में। जो आपका पेपर होगा सीयूईटी यूजी 2025 का, आपको एज इट इज क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। हल्का सा अगर क्वेश्चन इधर उधर भी घुमा हुआ मिलेगा तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको सारी बातें बताते हुए चलूंगा हर एक क्वेश्चन के पीछे। सभी बच्चे इस क्लास के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि उन बच्चों को क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोस्तों चलो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निर्माता महात्मा गांधी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? बताओ भाई, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ भाई, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है भाई? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका क्या हो गया मेरे बच्चों? राइट आंसर हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा? भाई ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि भाई राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, है ना। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ए राज्यसभा। तो राज्यसभा में, चलो यहां लिख देता हूं, मेंबर्स इन राज्यसभा, मेंबर्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में मेंबर्स की संख्या क्या है? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सबसे पहले बताएंगे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? 543 है, 545 है, 550 है, या फिर 552 है? फटाफट से सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में भाई इसका आंसर देंगे। बताओ लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में भाई सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी होती है लोकसभा में सदस्यों की संख्या भाई? 545। लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं भाई? 545। चलो अब मैं आपके सामने ऑप्शंस लिख रहा हूं राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए मैं इन्हीं में से आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं भाई। 243, 245, 250, 252। चलो बताओ राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो दोनों चीजें अपन याद रखेंगे बेटा, लोकसभा में कितने सदस्य हैं और राज्यसभा में भी कितने सदस्य हैं। बताओ फटाफट, राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? राज्यसभा में कितने हैं भाई? 245। तो राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545 सदस्य हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राज्यसभा में जो 245 सदस्य हैं इनमें से मनोनयन कितने सदस्यों का किया जाता है, मतलब कितने सदस्य इलेक्टेड नहीं होते, उनका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो कितने होते हैं बेटा? 12 सदस्य। कितने होते हैं? 12 सदस्य। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? भारत का राष्ट्रपति जो है कितने साल के लिए चुना जाता है? बताओ भारत का जो राष्ट्रपति है वह कितने साल के लिए चुना जाता है? मतलब एक बार अगर राष्ट्रपति चुन लिया गया तो कितनी साल बाद में वापस से वोट होंगे? अगर
बीच में एक प्रोसेस होती है भाई, कई बार क्या होता है राष्ट्रपति को कदाचार के आरोप में हटा भी दिया जाता है पद से और फिर वापस से इलेक्शंस भी होते हैं। बट ऑफिशियली अगर अपन बातचीत करें तो बताओ भाई भारत का राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, या फिर मेरे बच्चों 7 साल के लिए? कितने साल के लिए चुना जाता है भाई? 5 साल के लिए चुना जाता है, फॉर 5 years। ओके भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भाई भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, याद रखना बेटा, हम हाई कोर्ट की बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना, ध्यान में रखना। हम सुप्रीम कोर्ट की बातचीत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भाई कहां पर स्थित है? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? फटाफट से बताओगे, फटाफट से बताओगे बेटा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पे स्थित है भाई? नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है बेटा? संजीव खन्ना। सभी बच्चे अच्छे से नाम याद रखेंगे मेरे बच्चों, कौन है? संजीव खन्ना। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार करंट अफेयर्स वाले सेक्शन के अंदर, तो कौन है भाई? संजीव खन्ना। तो सभी बच्चे याद रखेंगे। देखो दो चीजें याद हो रही हैं आपको, एक तो सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? संजीव खन्ना। अगर ऐसे पूछ लें कौन से नंबर के हैं, तो कौन से हैं भाई? 51वें हैं। कौन से हैं बेटा? 51st, है ना, 51वें। कौन से हैं? 51st है। कौन से? 51वें। मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं मेरे बच्चों? 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, 51वें मुख्य न्यायाधीश। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राज्य हैं? जैसे पहले क्वेश्चन किया था, भारत में कितने क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मुझे आप ये बताओ भारत में कितने राज्य हैं? भारत में भाई कितने राज्य हैं? इजी सा क्वेश्चन है यार, भारत में कितने राज्य हैं, क्या ही पूछूं इसका तुम आपको। कितने हैं भाई? 28 है। आप में से कोई 29 तो नहीं कह रहा है ना? 29 तो नहीं कह रहा कोई सा? 28 ही है, चलो ठीक है, इजी हो गया। अच्छा 28 राज्य हैं, तो यूटी कितनी देखी थी भाई अपन ने? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यूटी कितनी है बेटा? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है हाउ हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह निम्नलिखित में से किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जो है वह इनमें से किसने लिखा है? बताओ भाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है? सभी बच्चे बताएंगे भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका मुझे राइट आंसर बताओ कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गान जो है यह किसने लिखा है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है यह किसने लिखा है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? चलो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा पुराने वाले बच्चों जो क्लास ले रहे हैं अभी, उनको मैं एक चीज बता चुका हूं और उससे संबंधित मैं अभी उनसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और जो नए बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में वो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, कब हुआ था? 1919 में हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जिसको जाना जाता है, 1919 में हुआ था। और उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सर की उपाधि को त्याग दिया था। किसकी उपाधि को त्याग दिया? सर की उपाधि को त्याग दिया था। उस व्यक्ति का नाम चाहिए यार, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, चेक करता हूं अभी, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस व्यक्ति का क्या नाम था जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में सर की उपाधि जो है उसको त्याग दिया। क्या नाम था भाई बताओ? उस व्यक्ति का क्या नाम था जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, किसने त्यागी थी भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी या कोई और थे? कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं सभी का चेक करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी इन इंडिया? बताओ भाई भारत में आपातकाल की घोषणा, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? भारत में भाई आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? सभी बच्चे इसका राइट आंसर आंसर देंगे भाई।
आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? सभी बच्चे मुझे इसका राइट आंसर देंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित कर सकता है भाई? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन से भारतीय कौन है संविधान के अनुच्छेद हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं, तो कौन कौन से हैं बेटा? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। ये तीन आर्टिकल किससे संबंधित है भाई? मुख्य तीन आर्टिकल किससे संबंधित है? आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। और आपातकाल की घोषणा कौन करता है? कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। सभी याद रखेंगे, आर्टिकल्स याद रखोगे सभी। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं बेटा? अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। चलो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बेटा? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है या फिर कबड्डी है? इजी सा क्वेश्चन है। आई थिंक आप में से सभी बच्चे मुझे इसका आंसर दे सकते हैं, है ना? सभी बच्चे मुझे इसका आंसर दे देंगे। बताओ फिर फटाफट से इसका आंसर बताओ, फटाफट से इसका आंसर बताओगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। मुझे पता है आप में से खूब सारे बच्चे इसका आंसर मुझे देंगे क्रिकेट, लेकिन ठीक है भाई, देव देखे। बताओ कौन सा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर कौन सा है बेटा? हॉकी है ऑप्शन में। हॉकी राष्ट्रीय खेल क्या है भाई अपना? हॉकी है, याद रखोगे। हॉकी क्या है? राष्ट्रीय खेल है। हॉकी क्या है बेटा? राष्ट्रीय खेल है अपना। और क्रिकेट अभी चल रहा है, जैसे आईपीएल चल रहा है, सभी देख रहे हो बराबर आईपीएल एकदम। एक बार रहने दो यार, एक बार अपने क्या करो, पढ़ाई लिखाई कर लो। हालांकि देख लिया करो, लेकिन थोड़ा सा बीच में स्कोर देख लिया करो। जब पढ़ाई से थोड़ा बोर हो जाओ तो थोड़ा सा स्कोर देख लो, वापस से पढ़ाई में लग जाओ। तो व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? कौन सा है बेटा? हॉकी है। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? भाई ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना? भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 20 हैं, 22 हैं, 24 हैं या 26 हैं? सभी बच्चे बताएंगे। और इससे संबंधित जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी आपके पास में, वो भी आप सभी बच्चे बताएंगे। देखें, है ना, सभी बच्चे बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई? ऑफिशियल लैंग्वेजेस फटाफट बताओ कितनी है बेटा? 22। कितनी है? 22 कितनी है भाई हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं? चलो अब ये और बताओगे मुझे कि जो भाषाएं हैं आधिकारिक भाषाएं, इनका उल्लेख भारत की कौन सी अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में है बेटा? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की जो आधिकारिक 22 भाषाएं हैं, इनका उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है बेटा? 8th अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। 8th शेड्यूल के अंदर इसको कंसिडर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इजी है यार, चलो ठीक है, कमल है, लोटस है ना। चमेली भी करोगे तुम लोग, है ना? चिकनी चमेली करोगे यहाँ पे? इस पे राइट आंसर गलत हो जाएगा चमेली करोगे तो। चमेली के चक्कर में आंसर गलत नहीं करना है, अपने को 5 नंबर लेने हैं। होली त्योहार किस मौसम में मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन। देखो वैसे क्वेश्चन ये इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि इसके बारे में आपको एक चीज और पता चलेगी। देखो क्या है, इन विच सीजन इज द होली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? होली का जो त्योहार है वह किस मौसम में मनाया जाता है? अब मुझे पता है सभी बच्चे अपने दिमाग में ये लाएंगे, यार होली पे अपन कंबल ओढ़ते हैं कि नहीं ओढ़ते? अगर कंबल ओढ़ते हैं तो सर्दी में मनाया जाता है, कंबल नहीं ओढ़ते तो गर्मी में मनाया जाता है, और अगर कंबल ओढ़ते हैं और पंखा भी चलाते हैं तो इसका मतलब किस में मनाया जाता है भाई? बसंत में मनाया जाता है। और अगर पकोड़े पकोड़े खाते रहते हैं सारे दिन तो किसमें मनाया जाता है भाई? मानसून में मनाया जाता है। तो मे भी आप ऐसा सोच सकते हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? समर, विंटर, स्प्रिंग या फिर मॉनसून? कब आता है भाई होली?
स्प्रिंग में आता है। कब आता है? वसंत ऋतु में आता है। ठीक है। और वैसे अगर हिंदी महीनों की अगर अपन बातचीत करें कि हिंदी के कौन से महीने में आता है, तो हिंदी कौन से महीने में आता है भाई? होली का त्योहार फाल्गुन महीने में। कौन से महीने में आता है बेटा? फाल्गुन के महीने में। कौन से महीने में आता है? फाल्गुन के महीने में। याद रखोगे सभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट फेमस क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? भारत का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वैसे तो देखो चारों ही प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, लेकिन इन चारों में से जो सबसे ज्यादा फेमस है वह कौन सा है? इन चारों में से सबसे अधिक फेमस कौन सा है भाई? बताओ, इन चारों में से अधिक फेमस कौन सा है, और ये और बताना कि वह कौन से राज्य से है। फटाफट से बताओगे वह कौन से राज्य से है? फटाफट से बताओगे भाई। इन चारों में से कौन सा है भाई सबसे फेमस? कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, या फिर कुचिपुड़ी है? कौन सा होगा मेरे बच्चों? भरतनाट्यम। कौन सा होगा? भरतनाट्यम। अच्छा, भरतनाट्यम का संबंध कौन से राज्य से है? तमिलनाडु से। कौन से राज्य से है भाई? तमिलनाडु से। कौन से राज्य से संबंध है? तमिलनाडु से। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कई बार, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई भरतनाट्यम जो नृत्य है, भरतनाट्यम जो एक क्लासिकल डांस है, यह भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? यह भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? तो भाई ऐसे आप इसको याद रखोगे, भरतनाट्यम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? इन विच सिटी द ताजमहल लोकेटेड? ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं भाई, इन विच सिटी द ताजमहल लोकेटेड, लेकिन नए बच्चे हैं वो भी इसका आंसर तो आराम से कर देंगे, है ना। तो यूपी के अंदर आगरा है भाई, और आगरा में क्या है भाई? ताजमहल स्थित है। लेकिन आप मुझे ये बताओगे कि ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है ना। ताजमहल जो है कौन सी नदी के किनारे है? ताजमहल बेटा कौन सी नदी के किनारे है? ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे बेटा? यमुना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है। अगर आपसे अब पूछ ले कि यमुना नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर यमुना नदी अरब सागर में गिरती है, तो अपन क्या बताएंगे बेटा? यमुना नदी कहाँ जाती है बेटा? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, है ना। और अकेली नहीं जाती बेटा, ये क्या करती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी बाद में आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कह सकते हैं यमुना नदी भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखेंगे अपन, ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है बेटा? यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया बेटा? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां जो है उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा इन इंडिया? भारत का बेटा सबसे पुराना वेद कौन सा है इनमें से? ये आपको वेद दिए हुए हैं, 4 वेद हैं, इनमें से आपको पूछा है द ओल्डेस्ट वेदा इन इंडिया, भाई कौन सा है? ऋग्वेद है, या फिर यजुर्वेद है, या फिर सामवेद है, या फिर अथर्ववेद है? प्लीज आप इसका राइट आंसर करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। भाई सबसे ओल्डेस्ट वेद इनमें से कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? फटाफट से बताओ बेटा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताओ बेटा, सबसे पुराना इनमें से वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, या फिर अथर्ववेद है? बिल्कुल सबसे पुराना वेद कौन सा है बेटा? इसमें ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कितना कौन सा है? ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछे वेदों की संख्या कितनी है, तो कितनी है भाई? वेदों की संख्या 4 है। और एक क्वेश्चन अपन और कर चुके हैं पहले भी कि कौन से वेद में, इनमें से कौन से वेद के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है? अपन ने ये क्वेश्चन किया था बेटा, क्वेश्चन किया था अपन ने, गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र के बारे में जानते हो सभी? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये क्या होता है? गायत्री मंत्र होता है। और गायत्री मंत्र का इन चारों में से कौन से वेद में उल्लेख है? फटाफट बताओ, देखें किस किस को पता है, क्योंकि पुराने बच्चे हैं उनको तो यो पक्का पता है, और नए वाले हैं उनको पता है नहीं पता है मुझे पता नहीं। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देखूंगा, उसके बाद में मुझे पता लगेगा कौन कौन से बच्चे नए हैं जिन्होंने कमेंट किया है क्वेश्चंस को, है ना। चलो, और जल्दी भाई आपके लिए बड़े ही इनसे जबरदस्त क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, आपसे ज्यादा मुझे है टेंशन। आपका ये पूरा महीना पड़ा है, अप्रैल का महीना, इसमें जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चंस करेंगे अपन, बस आप रेगुलर क्लास में आया करें, रेगुलर आप सभी बच्चे क्लास में आएंगे। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा इन इंडिया? ऋग्वेद हो गया। अच्छा, गायत्री मंत्र का पूछ रहा था मैं, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें बेटा? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में भी अगर आपसे पूछें कि कौन से मंडल में है ऋग्वेद के,
तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है बेटा? तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। तो सभी याद रखेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अब मैं आपको कुछ एक दो बातें, बड़ी ही अच्छी बड़ी ही शानदार सी बातें मैं आपको बता देना चाहूंगा, है ना। और वो बातें मैं आपको क्यों बता देना चाहूंगा, क्योंकि वो बातें बताना बहुत ही जरूरी भी है बेटा। जरूरी क्यों है? जैसे अभी आपकी जो एक क्लास हो रही है, ये क्लास आप देख रहे होंगे कि मैं आपके जैसे कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, है ना। तो अभी मैं आपके किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, बट जब अपनी क्लासेज स्टार्ट होंगी, कब से? मंडे से जब आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी, तो अपन उसमें लाइव रहेंगे, मैं सभी बच्चों के कमेंट्स भी देखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप भाई ये क्लासेज जो आपकी ले रहा हूं मैं, ये क्लासेज आप रेगुलर रूप से आप इन क्लासेस को ज्वाइन करते रहें, और इन क्लासेज के कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी बच्चे अपने आंसर जो उनको कमेंट करते रहेंगे। इसके साथ साथ आप सभी बच्चे भाई क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। क्लास की जो पीडीएफ है, ये क्लास की जो पीडीएफ है भाई, क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? क्लास की जो पीडीएफ है, क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हिमालय एजू हब के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और बेटा टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और कमेंट सेक्शन में आपको टॉप पे पिन की हुई लिंक मिलेगी जो टेलीग्राम चैनल की, आप उससे जुड़ जाइए। आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक क्लास मेरी और होती है, सुबह होती है जो 10 से 11 बजे तक, और एक ये क्लास होती है अपनी 12 से 1 बजे तक। तो दोनों क्लासेज में सभी बच्चे रेगुलर आया करेंगे। आपकी लगभग सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेज चल रही हैं। जिन सब्जेक्ट्स की क्लासेज अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, जल्दी ही वो क्लासेज भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे भाई आपको वीडियो कैसा लगा, चीजें याद हुई कि नहीं हुई। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।